अंडररेटेड बॉलीवुड मूवी के दीवानों के लिए हम लेकर आ गए हैं द गर्ल इन येलो बूट नाम की मूवी। इसके लीड हीरोइन है कल्कि कोएचलिन, नसरुद्दीन शाह और बहुत सारे ऐसे अंडररेटेड एक्टर्स जिनको आप जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। कहानी काफी सिंपल सी है, एक ही लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, पर कहानी के लास्ट में उसे अपने पिता के बारे में ऐसा राज पता चलता है कि वो अपने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर बैठती है। कहानी की शुरुआत होती है रुथ नाम की लड़की से। ये अपने पिता की एक चिट्ठी को पढ़ रही है। ये अपने पिता से काफी सालों से नहीं मिली है और बस इस उम्मीद में है कि एक दिन तो वो उनसे मिलेगी। रुथ एक मसाज पार्लर में काम करती है, पर बेसिकली वो इंग्लैंड से भारत आई हुई है। ऐसी स्थिति में उसे हर साल अपने वीजा को रिन्यू कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर मारने पड़ते हैं, पर ये भारत के दफ्तर हैं, बिना पैसों के यहाँ काम होता नहीं है। अब इन सब चीजों के लिए उसे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती थी जो पार्लर की जॉब से तो मिल नहीं पाती थी। तो उसने एक सस्ता तरीका निकाला था, वो मर्दों को हैंडशेक कर देती थी। हैंडशेक मतलब उनको जॉब दे देना ताकि वो संतुष्ट भी हो जाएं और रुथ को बिना कुछ किए पैसे भी मिल जाएं। तो आज उसके पार्लर में लिन नाम का एक आदमी आता है। रुथ उसे ऑफर देती है कि क्या उसे हैंडशेक चाहिए, जिसके बदले वो उससे 1000 रुपए एक्स्ट्रा लेगी। लिन को क्या था, मान लेता है एक जवान लड़की अपने नर्म हाथों से उसे मौज करवाने वाली है। लेकिन पार्लर में आने वाले हर मर्द ठरकी नहीं होते थे। एक बुजुर्ग था जो दिवाकर नाम का था और रुथ से ही मसाज लेता था, लेकिन रुथ में वो अपनी बच्ची देखता था। रुथ का एक बॉयफ्रेंड भी है प्रशांत नाम का, और प्रशांत को नशे की बुरी लत है। वो कुछ घपलेबाजी वाले काम भी करता है जिससे कभी कभी पैसे मिल जाते हैं, तो रुथ के लिए कुछ सामान खरीद देता है ताकि रुथ खुश हो जाए। आज वो उसके लिए एक बड़ी सी कलर टीवी लेके आया है और उम्मीद करता है कि रुथ उसे भी खुश करेगी, रुथ उसके साथ फिजिकल होगी। लेकिन रुथ इस रिश्ते में थोड़ा वक्त चाहती थी, वो इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, तो वो प्रशांत को भी हैंडशेक देने लगती है। लेकिन रुथ इस समय इमोशनल थी, वो प्रशांत से दिल से प्यार करती थी, तो ऐसे इंटीमेट मौके पर वो उससे कुछ दिल की बातें करने लगती है। लेकिन प्रशांत को सिर्फ मजे करने थे। वो रुथ को काफी रूडली बोल देता है, बात मत कर, अपना काम कर, जो सुनकर रुथ को काफी अकेला फील होता है। इस नए शहर में नए देश से आई हुई लड़की जिसके पास प्यार करने के लिए एक आदमी तो है, पर शायद वो सिर्फ उसके शरीर से प्यार करता है। जब प्रशांत का काम हो जाता है तो वो बाथरूम में हाथ धोने लगती है, लेकिन प्रशांत अभी भी अपने दोस्तों से कुछ घपलेबाजी की ही बातें कर रहा था। चुतियापे नाम के एक आदमी का सामान वो चुराना चाहता था, लेकिन इस तरीके से कि उसका नाम मत आए लेकिन बेनिफिट भी उसका हो जाए। लेकिन उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि रुथ को थोड़ी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। एक्चुअली प्रशांत जानता था कि पैसों के लिए रुथ दूसरे मर्दों को भी खुश करती है, तो इसलिए वो उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता था जितनी उसे करनी चाहिए थी। पर रुथ को परेशान करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। मकान मालिक भी जब तब पैसा मांगने आ जाता था और अपशब्दों का इस्तेमाल करता था, पर जब पैसे दे दिया जाए तो मुंह बंद कर लेता था। मसाज पार्लर में आने वाले मर्द भी गिद्ध जैसी नजर लगाए रुथ को देखते रहते थे, और रुथ इन सब के बीच में अपना एस्केप खुद ही खोज रही थी। उसे बस अपने पिता की तलाश थी, तो वो एम्बेसी जाती है ताकि पता चल सके कि उसके पिता कभी भारत आए भी थे। उसके पिता का नाम अर्जुन था, यानी रुथ की माँ ब्रिटिश थी लेकिन उसके पापा इंडियन थे। और यहाँ पर हमें रुथ की पूरी कहानी समझ आती है। वास्तव में रुथ की एक बहन, मम्मी, पापा और रुथ थे। उसकी बहन ने काफी छोटी उम्र में ही खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उसके पापा मम्मी के रिश्तों में दरार आ गई थी। बाप भागकर सीधा इंडिया वापस आ गया था और तब से माँ ने उसके बाप से सभी रिश्ता खत्म कर लिया। रुथ के पूछने पर भी वो उसके पिता के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती थी, और रुथ बस अपने पिता से मिलना चाहती थी। लेकिन उसके पिता का उसके पास ना कोई पता था ना फोटो। वो एम्बेसी इसलिए आई थी कि उसके पिता जब ब्रिटेन से यहाँ वापस आए होंगे तो उन्होंने अपने वीजा का यूज किया होगा, शायद इसी बहाने उसके पिता का कुछ पता चल सके। अर्जुन पटेल नाम था उसके पिता का, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं थी उसके पिता को खोजने के लिए। खैर रुथ वापस अपने पार्लर में आती है जहाँ पे लिन नाम का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। ये वही लिन था जिसने पिछली बार रुथ से हैंडशेक लिया था, और शायद वो उसका दीवाना हो चुका है। लिन यहाँ पर ऊपर से नीचे तक रुथ को देख रहा था। उसकी नीयत काफी गंदी थी, लेकिन इस प्रकार की नजरों को रुथ अच्छे से पहचानती थी और उसे इनकी आदत भी हो गई थी। तो लिन को जो चाहिए था वो देकर उसे विदा कर देती है। लेकिन घर में एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। रुथ पाती है कि उसके घर में कुछ अनजान आदमी जो गुंडों जैसे दिख रहे थे कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये थे वही गुंडे चुतियापे और उसके बहुत सारे साथी। प्रशांत ने इनसे लाखों रुपए कर्जा लिया था और अब प्रशांत फरार हो गया है, तो वो रुथ से पैसा वसूल करने आए थे। वो रुथ को बताते हैं कि रुथ के घर में उन्हें 57,000 मिले हैं, वो पैसे अब उसके हैं। लेकिन ये तो रुथ की कमाई थी ना।
रुथ उन पैसों को छीनना चाहती थी क्योंकि वो प्रशांत के पैसों को खुद क्यों पटाए। तो चुतियापा ताना मारते हुए रुथ को कहता है कि उसे पता है ये पैसे वो कैसे धंधे करके कमाती है, तो वही काम वो चुतियापे के साथ भी करे, वरना पैसे निकालने के और भी तरीके उसको आते हैं। रुथ बहुत ज्यादा हैरेस्ड फील कर रही थी और वो प्रशांत को कॉल करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सही समय पे साथ देता नहीं था, फोन बंद आ रहा था। रुथ के लिए तो ऐसा हो गया था कि एक मुसीबत खत्म होती नहीं है कि दूसरी दरवाजे पर खड़ी रहती है। इन सब परेशानियों के बीच भी रुथ अपनी जॉब पर जाती, मर्दों को हैंडशेक देती, कुछ पैसे कमाती, लेकिन जब वो किसी से बात करना चाहती थी तो सभी मर्द उससे बात करने से इनकार कर देते, जैसे उन्होंने रुथ के हाथों की भाषा समझनी है, उसके बातों की भाषा समझनी ही नहीं है। जब वो घर आती है तो पाती है कि उसका बॉयफ्रेंड प्रशांत खुद को ही बेड़ियों में जकड़ कर खिड़की के पास बैठा हुआ है। वो रुथ से हेल्प मांग रहा था। वो कह रहा था कि उसे नशे की बुरी आदत है, वो खुद को जंजीरों में बांध दिया है ताकि वो नशा ना कर पाए और बस रुथ उसकी मदद कर दे। और यहाँ से आधी कहानी हमारे सामने आती। उस दिन जब वो चुतियापे से कुछ सामान चुराने के लिए गए थे तो चुतियापे ने प्रशांत को और उसके दोस्तों को पकड़ लिया, बुरे तरीके से मारा और उससे अब लाखों रुपए की डिमांड कर रहा था, क्योंकि उसने सामान ही जो चुराया था वो काफी कीमती था, नशीला सामान था वो। तो अब उन पैसों को पटाने की जिम्मेदारी प्रशांत तो लेगा नहीं। वो भी आ चुकी थी रुथ पर। रुथ अब परेशान होकर अपनी मालकिन, जो कि उस पार्लर की मालकिन थी, उससे बात करती है। तो मालकिन का भी यही कहना था कि ये प्रशांत की प्रॉब्लम है, इसमें रुथ क्यों उसकी हेल्प कर रही है। जिसके बाद मालकिन रुथ को बताती है चुतियापे की पूरी कहानी। चुतियापा जब छोटा था तो उसकी माँ नहीं थी, सिर्फ उसका बाप था। एक दिन जब उसे भूख लग रही थी तो बाप बाहर निकलता है खाना लाने के लिए, लेकिन बाप को शराब पीने की बुरी लत थी, तो वो घुस जाता है एक दारू भट्टी में शराब पीने को, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ सिलेंडर फटेगा और उसका बाप भी मर जाएगा। 3 दिन तक भूखा प्यासा चुतियापा अपने बाप का वेट करता रहा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसका पिता तो कब का मर चुका है। तब से पिता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर चुतियापे के मन में है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं, पर एक दिन चुतियापा जबरदस्ती रुथ के पार्लर में घुस जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि अगर पैसे नहीं पटा सकती तो उसके साथ संबंध बनाए। रुथ भी चुतियापे को बेड पे लिटाकर हैंडशेक देने लगती है, लेकिन चुतियापा रुथ से नजरें नहीं मिला पा रहा था, तो वो उसे कहता है कि दीवार की तरफ देखो, मुझे ऐसे मत देखो। लेकिन रुथ थोड़ी देर में ही रोने लग जाती है। चुतियापे के पूछने पर वो बताती है कि उसके पिता भी उसे ऐसे ही दीवार को देखते रहने देते थे। वो उसे सजा देने के लिए कहते थे दीवार की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाओ, और रुथ बस दिन भर दीवार को देख के खड़ी रहती थी। एक दिन उसके पिता रुथ के लिए सामान लेने बाहर गए, लेकिन वो दारू भट्टी में शराब पीने बैठ गए, खूब शराब पी ली और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिस ब्लास्ट में उसके पिताजी मर गए। अब ये पिता की कहानी कहीं ना कहीं चुतियापे के भी पिता की कहानी से मिलती जुलती थी, तो चुतियापे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इमोशनल होकर बिना हैंडशेक लिए ही वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि ये रुथ का इमोशनल साइकोलॉजिकल गेम था जो उसने चुतियापे को भगाने के लिए खेला था। रुथ जब घर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड प्रशांत पगलाया हुआ था। इतना दिन से नशा न करने के कारण उसका मानसिक संतुलन हिल चुका था। वो रुथ को बुरी भली बातें करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, मेरी जिंदगी देखो, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर रही हो। लेकिन रुथ के सब्र का आज बांध टूट पड़ता है। वो कहने लगती है कि तुम्हें लगता होगा मेरी जिंदगी अच्छी है, लेकिन कहाँ से मेरी जिंदगी अच्छी है। तुम्हें बस मुझसे संबंध बनाने हैं, मर्दों को मुझसे बस हैंडशेक चाहिए, मैं बातें किससे करूं, मेरी भी तो कुछ इमोशनल नीड्स है, मेरे पास कोई प्यार करने वाला नहीं है, और शायद इसी कारण मैं अपने पिता को खोजना चाहती हूँ। उनकी चिट्ठी पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई है मेरे साथ, जिसे मेरी बातें सुननी है, जिसे मेरी परवाह है। ये सोचकर रुथ फूट फूट कर रोने लगती है और प्रशांत को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रुथ को बाहों में भर लेता है और रुथ आगे की कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि उसके पिता उसकी बड़ी बहन से ज्यादा प्यार करते थे, उसके साथ घंटों समय बिताते थे और रुथ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। रुथ के मन में इतना गुस्सा पैदा होते जा रहा था कि रोज भगवान से यही विश मांगती थी कि उसकी बड़ी बहन मर जाए, और शायद एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। कहीं से उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी और वो इतनी ज्यादा गिल्ट में थी कि उसने खुद की जान ले ली। आखिरी दिनों में वो बस रुथ के छोटे छोटे हाथों को अपने पेट पर रखती थी, जैसे कि उससे कुछ कहना चाह रही हो, पर रुथ उस समय 5 साल की थी, वो कुछ समझ नहीं पाती थी। और उसकी बहन की मौत के बाद ही उसके मम्मी पापा सेपरेट हो गए। रुथ की कहानी काफी दुख भरी थी और यहाँ पर समाज की गिरह भी उसे जीने नहीं दे रहे थे। लेकिन आज थोड़ा खुशी का दिन था। उसे पता चलता है उसके पिता के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन। उसे पता चलता है कि उसके पिता का नाम अर्जुन नहीं बेंजामिन था, और ब्रिटेन से आने के बाद वो यहाँ पर एक आश्रम को ज्वाइन कर लिए थे। रुथ जल्दी से आश्रम की एक महिला से मिलने के लिए जाती है,
जो आगे की जानकारी देती है। वो बताती है कि आश्रम आने के बाद बेंजामिन ने अपना नाम ओजस रख लिया था। वो रुथ को वहीं से चिट्ठियां लिखा करता था, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी, इसलिए उसे आश्रम से निकाल दिया गया। जिसके बाद उसे बस इतना पता है कि बेंजामिन ने वर्सोवा में एक नई जमीन खरीदी थी और वहीं बसने का प्लान बनाया था। अब ये सुनकर रुथ की जान में जान आती है। जिस अनजान शहर में वो इतने दिन से थी, वही उसके बाप का ठिकाना था। तो बस वो वर्सोवा पहुंच के पुलिस थाने, पोस्ट ऑफिस, जहां कहीं पॉसिबल हो सके अपने पिता का पता खोजने की कोशिश करती है। पर फिर से ये सरकारी ऑफिस था, बिना घूस के कुछ होता नहीं है। थोड़ी बहुत बात बनती है, जिससे ये पता चलता है कि अगर कोई जानकारी मिली तो रुथ को बता दी जाएगी। जब वो घर में आती है तो उसका मकान मालिक आज रुथ के सामने खड़ा था, लेकिन आज उसे पैसे नहीं चाहिए थे, आज उसे हैंडशेक चाहिए थे। तो रुथ उसे हैंडशेक करने के लिए घर ले जाती है, लेकिन प्रशांत की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो देखकर मालिक वहां से भाग जाता है। फाइनली रुथ भी प्रशांत को आजाद कर देती है, जिसके बाद रुथ को एक नई लीड मिलती है कि उसके पिता का पता मिल चुका है। लेकिन जो सरकारी ऑफिसर उसे पता देने वाला था, उसकी डिमांड थी कि रुथ उसके दोस्तों को खुश कर दे। तो रुथ भी दोस्तों को खुश करने के लिए उनके साथ जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर प्रशांत आ जाता है। प्रशांत रुथ के साथ जबरदस्ती करता है कि वो ऐसे गलत काम ना करे, लेकिन रुथ अब तंग आ चुकी थी। वो प्रशांत को थप्पड़ मार देती है और बदले में मर्द प्रशांत भी रुथ पर हाथ उठा देता है, लेकिन उसका हाथ इतना भारी था कि रुथ के मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब देखकर पार्टी का माहौल खराब हो चुका था और सरकारी ऑफिसर और उसके दोस्त वहां से रुथ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। रुथ अपने पार्लर आती है और यहाँ पर दिवाकर नाम का वो बूढ़ा व्यक्ति, जो रुथ को अपनी बेटी जैसा समझता था, वो रुथ के साथ गाली गलौज करने लगता है। एक्चुअली में वो रुथ को डांट रहा था क्योंकि उसे पता चला था कि रुथ 1000 रुपए के लिए लड़कों के साथ क्या करती है। तो वो रुथ को मोरल लेसन्स देने लगता है, लेकिन रुथ आज कोई भी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं थी। उसे पता चल चुका था कि उसका पिता कहाँ रहता है, तो वो पहुंच जाती है उस पते पर जहाँ पर बेंजामिन यानी उसका पिता रहा करता था। बेंजामिन वहाँ पर था नहीं, तो वो घर में ही ठहर कर आसपास की फोटोज को देखने लगती है। लेकिन अब ऐसी सच्चाई आने वाली थी जो रुथ की पूरी दुनिया ही पलट देने वाली थी। रुथ वहाँ पर बेंजामिन की एक आईडी देखती है, जिसमें बेंजामिन की फोटो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ पर रुथ नाम का एक बॉक्स भी था, जिसमें रुथ की छुपकर खींची गई बहुत सारी फोटोज थी, जैसे उसका पिता उसे स्टॉक कर रहा हो और उसके पर्सनल मूवमेंट्स और उसके आने जाने की मूवमेंट्स को फोटो खींचकर रख रहा हो। ये सब रुथ के लिए बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। वो सहम गई थी, सकपका गई थी और इसलिए वो चूतियापे को फोन करती है, क्योंकि उसे अब एक गन चाहिए थी। ये गन किसके लिए थी? क्या प्रशांत के लिए, या दिवाकर के लिए, या अपने पिता के लिए? इसका जवाब हमें अगले ही पल मिल जाता है। रुथ पार्लर आती है और पार्लर में फिर से हैंडशेक लेने के लिए लिन आया हुआ था। रुथ लिन से पूछती है कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है, तुम मेरे बहुत ही लॉयल कस्टमर हो और हर रोज हैंडशेक लेने के लिए आते हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? लिन का कहना था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बस ये सुनना ही था कि रुथ गरम गरम पानी लिन के पीठ पर फेंक देती है और उसे गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि तुम मुझे लेटर्स क्यों लिखते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और तुम मुझे सॉरी क्यों कहते थे, आखिर गलती क्या थी तुम्हारी? और दोस्तों, यहाँ पर पर्दा उठता है। ये अधेड़ आदमी जो हर रोज लिन से मसाज लेता था, हैंडशेक लेता था, वो कोई और नहीं, लिन का बाप था। और यही फोटो देखकर लिन चौंकी थी जब उसने आईडी कार्ड में देखा था कि उसका बाप उसका कस्टमर है और इतना दिन से उसका फायदा उठा रहा था। लिन का बाप कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। लेकिन लिन का कहना था, ये कैसा प्यार है, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बहन से क्या करते थे? और दोस्तों, अब ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो शायद मानवता को शर्मसार कर देगी। ये बेशरम आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन से प्यार किया करता था और तुम्हारी माँ को ये सब पता था। इस रिश्ते को जायज बनाने के लिए ही मैंने तुम्हारी माँ से शादी किया था। तुम कैसे बेशरम आदमी हो, मेरी माँ से शादी करके मेरी 15 साल की बहन के साथ संबंध बनाते रहे और उसे प्रेग्नेंट तक कर दिया। उस आदमी का कहना था कि तुम्हारी माँ को पता था ये सब और उसने ही मुझसे शादी की थी। मैंने तो कहा था अबॉर्शन करवा लो, लेकिन उसने नहीं कराया, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन शायद ये आदमी जो कह रहा था वो खुद भी सुन नहीं रहा था। इसने अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए एक 15 साल की लड़की की माँ से शादी की और माँ को ये सारी बातें पता थी। लेकिन यहाँ पर माँ की भी गलती थी कि उसने रुथ को ये सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई। वो बस कहती रही कि अपने पिता को मत खोजो, लेकिन ये नहीं बताई कि वो पिता कहने के लायक भी नहीं है, हैवान है वो आदमी। उसकी खुद की बहन का फायदा उठा रहा था और उसे प्यार का नाम दे रहा था।
ये सब इतना मैसी हो चुका था कि रुथ का भी दिमाग चकराने लगता है। इस आदमी को शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उसने किया था वो मोरली भी कितना गलत था। रुथ उससे पूछती है कि तुम्हें पहले दिन से ही पता था कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तो तुम मुझसे यहाँ मिलने क्यों आते थे, और तुमने पहली बार ही जब मैंने तुमसे हैंडशेक के लिए पूछा तो नहीं क्यों नहीं कह दिया, ये क्यों नहीं कह दिया कि तुम मेरे बाप हो और ये सब करना गलत है। लेकिन उस आदमी का यही कहना था कि मैं तुमसे प्यार करता था, पर ये प्यार हवस वाला था, ये कोई बाप बेटी का प्यार नहीं था। रुथ के तो दिमाग के परखच्चे ही उड़ गए थे और लिन भी शर्म के मारे यहाँ से भाग जाता है। इसी समय प्रशांत भी आता है जो कि रुथ से माफी मांग रहा था, लेकिन रुथ अब कुछ भी सुनने, कहने, समझने के मूड में ही नहीं थी। वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है जैसे वो सब कुछ छोड़ना चाहती है, और यहीं पर ये कहानी एंड होती है। ये कहानी अपने वक्त से काफी ज्यादा आगे थी और बहुत कंट्रोवर्शियल थी। एक बाप जो समझने को राजी ही नहीं था कि वो बाप था, उसका अपनी बेटी के साथ वैसा रिश्ता बनाना बिल्कुल गलत था, गंदा था, घटिया था, और इवन उसकी ऑडेसिटी इतनी थी कि वो इसे प्यार का नाम देता था, और अब अपनी छोटी बेटी को भी ये कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बदले में उस प्यार के होश से सारे वो चीजें ले रहा था जो कि उसे नहीं लेना चाहिए। ये मूवी उस समय भी कंट्रोवर्शियल थी और अभी रिलीज होगी तो अभी भी कंट्रोवर्शियल रहेगी, पर हाँ, सिनेमा यही तो होता है ना कि जो ना कहा जा सके उसे पर्दे पर दिखाया जा सके, और यही होती है अंडररेटेड मूवीज की खासियत। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसी चीजें हो ना रही हो। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में होती हैं, लेकिन हम कभी जान नहीं पाते। चाहे खुद का बाप बेटी का फायदा उठाए, या फिर कोई मसाज पार्लर की लड़की थोड़े से पैसे अर्न करने के लिए गलत काम करे, या फिर हर जगह घूस मांगना, चाहे छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी क्यों ना देनी पड़े। यही सब कहानी अनुराग कश्यप लाने के लिए माहिर हैं, और ये कहानी उनकी उन्हीं कहानियों में से एक है। तो ऐसे ही अंडररेटेड कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारा चैनल इसीलिए बना है ताकि अंडररेटेड बॉलीवुड मूवी, एंथोलॉजी सीरीज और ऐसे एपिसोड्स जो आपने देखे भी नहीं होंगे उनका हिंदी ट्रांसलेशन हम यहाँ पर अपलोड कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और भी वीडियोस को देखते रहिएगा।